भारत की रक्षा ताकत को वैश्विक स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल डील पर अहम सहमति बनी है। इस समझौते से दोनों देशों के रक्षा संबंध और रणनीतिक साझेदारी को और नई मजबूती मिलेगी। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। यह यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्रों में भारत की बढ़ती भूमिका और रक्षा निर्यात को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। देश के कई राज्यों में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें जलमग्न हैं और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। मुंबई से तेज बारिश के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 का भव्य आगाज हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में टूर्नामेंट की प्रतिष्ठित ट्रॉफियों का अनावरण और फ्लैग ऑफ किया है। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क की मिसाल पेश करने का आह्वान किया है। समारोह में सेना के वरिष्ठ अधिकारी और फुटबॉल जगत की कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रही। डूरंड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि भारत की समृद्ध फुटबॉल विरासत है और युवाओं के खेल जुनून का प्रतीक माना जा रहा है। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब यानी गोल्ड टेम्पल में एक विदेशी दंपत को ड्रेस कोड पालन न करने पर प्रवेश नहीं दिया गया। बताया गया है दोनों शॉर्ट्स पहनकर पहुंचे थे, जबकि गुरुद्वारा परिसर में मर्यादा के अनुसार शालीन वस्त्र पहनना और सिर ढकना अनिवार्य है। सेवादारों ने नियमों की जानकारी दी, उचित वस्त्र पहनकर आने का अनुरोध किया। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर वहां की परंपराओं और नियमों का सम्मान करना सभी श्रद्धालु और पर्यटकों की जिम्मेदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सीरिया दौरे के दौरान राजधानी दमिश्क में सुरक्षा को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मैक्रो जिस होटल में ठहरे थे उनके पास कई धमाकों की आवाज सुनी गई। रिपोर्टों के मुताबिक धमाकों में कुछ लोग घायल हुए हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित है और उनकी मुलाकात का कार्यक्रम जारी रहा। यह दौरा सीरिया में नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जाँच कर रही है और धमाकों के कारणों का पता लगाया जा रहा है। महिलाओं को दी जाने वाली नगद सहायता योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में अहम सुझाव दिया है। परिषद ने कहा है कि राज्यों की कैश ट्रांसफर योजनाओं की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए ताकि महंगाई और बढ़ते घरेलू खर्च के हिसाब से लाभ राशि को अपडेट दिया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसी योजनाओं से महिलाओं की बचत और खर्च करने की क्षमता में सुधार देखा गया है। परिषद में नगद सहायता के साथ कौशल विकास और वित्तीय जागरूकता जैसी सुविधाएं जोड़ने की भी सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया में बड़ा सम्मान मिला है। इंडोनेशिया सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल बितांग आदिपूर्ण मेडल से सम्मानित किया है। यह सम्मान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान के लिए दिया गया है। इंडोनेशिया यात्रा के दौरान पीएम ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात कर रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। यह सम्मान भारत इंडोनेशिया मित्रता के नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी खींचातान के बीच पार्टी में एकता का संदेश देने की कोशिश तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुट की नाराजगी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिक को लेकर उठे सवालों के बाद सियासी हलचल बढ़ी है। हालांकि राजा वडिक ने मतभेदों की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी नेता मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस नेतृत्व में भी पंजाब में संगठन को एकजुट रखने की कवायद में जुटा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए यह चुनौती अहम मानी जा रही है। ईरान की राजधानी तेहरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनेई के अंतिम संस्कार जुलूस के दौरान हजारों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। इस दौरान कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका उसके नेताओं, खासकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तीखी नारेबाजी की और बदले में मांग वाले पोस्टर भी दिखाए। पूरे शहर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई और शोक समारोह के कई दिनों तक चलने की संभावना है। इस घटना के बाद एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को सुर्खियों में ला दिया है।
अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी के मामले पर कोसा अध्यक्ष गोविंद गिरी ने व्यवस्था में कुछ खामियों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि यह मामला गंभीर है और इससे मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। ट्रस्ट की बैठक में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तकनीकी सुधार और कड़ी मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया है। मामले की जाँच जारी है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में भैरव सेना नामक संगठन के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी से कराने की मांग की है। आरोपों के बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए आंतरिक जाँच के लिए एक समिति गठित कर दी है। साथ ही संबंधित कर्मचारियों से जवाब तलब किया गया है। प्रशासन का कहना है कि जाँच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। पुरी के गजपति महाराज ने इस्कॉन से अपील की है कि विदेशों में रथ यात्रा का आयोजन केवल पारंपरिक तिथि और शास्त्रीय नियमों के अनुसार ही किया जाए। उनका कहना है अलग अलग तारीखों पर रथ यात्रा निकालने से सदियों पुरानी परंपरा और धार्मिक मर्यादा प्रभावित होती है। वहीं इस्कॉन का कहना है कि अलग अलग देशों की स्थानीय परिस्थितियों के कारण हर जगह एक ही तिथि का पालन करना हमेशा संभव नहीं होता। तो इस मुद्दे पर धार्मिक और सांस्कृतिक बहस फिर तेज हो गई है। आज देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र निर्माण, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता में योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्रहित, लोकतांत्रिक मूल्य और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। विभिन्न राज्यों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं और आधुनिक भारत के राजनीतिक एवं शैक्षणिक इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचातान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग तेज कर दी है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िग ने किसी भी तरह की बगावत से इनकार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। संगठन में हालिया नियुक्तियों के बाद बड़ी नाराजगी को शांत करने के लिए पार्टी आला कमान भी सक्रिय हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी हलचल अब चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई है। अदालत ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एसआई से जवाब तलब किया है। याचिका में आगरा की निचली अदालतों के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें ताजमहल का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने से इनकार किया गया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ताजमहल मूल रूप से तेजो महालय नाम का प्राचीन शिव मंदिर था। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लेकर यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में उसकी अंतिम कानूनी चुनौती लगभग खत्म होती दिख रही है। हाल ही में अदालत ने उसके केस को गोपनीय रखते हुए उसे अनामतता प्रदान की और सुनवाई बंद कमरे में करने का फैसला लिया है। अगर उसकी याचिका खारिज होती है तो भारत प्रत्यार्पण की प्रक्रिया का अंतिम कानूनी रास्ता साफ हो जाएगा। नीरव मोदी 2018 के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद से लंदन की जेल में बंद है और भारत लंबे समय से उसके प्रत्यार्पण की कोशिश कर रहा है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ धाम से जुड़ी एक अनोखी परंपरा सामने आई है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा से पहले विशेष अनासर काल में रखा जाता है और इसी दौरान एक खास औषधीय परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि स्नान यात्रा के बाद जब देवताओं को 108 कलश जल से स्नान कराया जाता है तो उन्हें बीमार माना जाता है और उपचार के रूप में फुलरी तेल का प्रयोग किया जाता है। यह तेल पारंपरिक आयुर्वेदिक विधियों से तैयार किया जाता है। यह परंपरा श्रद्धा, आस्था और सांस्कृतिक का अनूठा संगम मानी जाती है। भोपाल से वक्फ बोर्ड को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में पहली बार गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है। संगठनों का कहना है कि यह फैसला वक्फ संपत्तियों के धार्मिक स्वरूप और पारंपरिक ढांचे के खिलाफ है। वहीं सरकार का पक्ष है कि नए कानून के तहत बोर्ड में सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है ताकि पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन हो सके। इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और इसे लेकर राज्य में बहस लगातार बढ़ती जा रही है।
भोपाल से बड़ी औद्योगिक विकास से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में प्रस्तावित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया है, जिसे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह पार्क आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी आधारित सुविधाओं से लैस होगा। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। कार्यक्रम में कई उद्योगपतियों की मौजूदगी रही और मध्य प्रदेश को निवेश के बड़े केंद्रों के रूप में विकसित करने का जोर दिया गया है। देश में बुजुर्गों को लेकर एक अध्ययन के मुताबिक भारत में लगभग 9 राज्यों में करीब 42,000 वरिष्ठ नागरिकों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों की देखभाल, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों को बेहतर तरीके से जोड़ना है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि देश में बड़ी संख्या में बुजुर्गों आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर है और उन्हें स्वास्थ्य व सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए ऐसी पहले नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट और कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मोदी मोदी के नारों से माहौल गुंजा दिया। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के दौरान भारत इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने से जुड़े कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरे को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन के साथ साथ हवाई सेवाओं को भी बुरी तरह प्रभावित किया गया है। खराब मौसम के कारण मुंबई एयरपोर्ट से चलने वाली 17 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 365 उड़ानें देरी से संचालित हो रही हैं। तेज बारिश और कम दृश्यता के चलते विमान संचालन में बाधाएं आ रही हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति की पहले से जानकारी लेकर ही घर से निकले। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है।